अभी हम लोग दिल्ली सल्तनत टॉपिक को पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। अगर कुतुबुद्दीन ऐबक चाहते तो वो भारत से कहीं बाहर भी जा सकते थे। जैसे गौरी के ज़रिए से उनके कॉन्टेक्ट में थे, तो गौरी के मृत्यु होने के बाद गौरी का तो कोई बेटा वगैरह नहीं था कि उनका शासन संभालता, तो यही 4 उनके बेटे ही हुए जो दास थे उनके वहाँ। हम लोग इनको बेटा भी समझ सकते हैं। तो गौरी समझ गया था कि हमारे आने वाले टाइम में मेरा कोई बेटा वगैरह नहीं है जो मेरा गद्दी को नहीं संभाल सकता है, इसलिए उनका 4 दास था। तो मोहम्मद गौरी ही पहले ही चारों दासों में अपना एरिया का बंटवारा कर दिया था कि जैसे किनको कहाँ संभालना है। वो लोग चाहते तो आपस में युद्ध करके भी कहीं पर भी कब्जा कर सकते थे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या सोचा कि जैसे हम हैं, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ये सोचा कि अभी मौका है कुतुबुद्दीन ऐबक के पास, वो अपना साम्राज्य का विस्तार कर सकता है। वो एक अलग से कुछ नया सोच सकता है कि भारत में क्या हो रहा है और वो कैसे शासन व्यवस्था चलाएगा। उनके लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा टफ था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ये सोचा कि हमको सबसे पहले शासन का विस्तार करना है, शासन को बड़ा करना है, ऐसा शासन हमको चलाना है जो अब तक भारत में कोई चलाया ना हो। पूरे भारत में हमको राज करना है, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक सोचे थे ये चीज़, तभी तो वो संस्थापक हुए ना गुलाम वंश का, नहीं तो नहीं होते। वो कुछ बड़ा करना चाहते थे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक क्या सोचे थे कि हमको सबसे पहले साम्राज्य का विस्तार करना है और हमको भारत में एक संगठित राज्य बनाना है, पूरे राज्य को एक जगह लाना है, केंद्र शासित के रूप में चलाना है। तो यही सोच के कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो बहुत बड़ा डिसीजन लिए और उसने सबसे पहले गुलाम वंश की स्थापना की। क्योंकि देखिए, आप कहीं पर भी नए जगह जाते हैं, वहाँ जाके कोई कार्य करते हैं, तो आपको उस टाइम में बहुत ही ज़्यादा कठिनाई हो सकता है, होता ही है अक्सर। तो उसी तरह से उनके साथ भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें हुआ, फिर भी कोशिश किया। तो हम लोग गुलाम वंश को मामलुक वंश, इलबरी वंश और गुलाम वंश भी कह सकते हैं। तो उनका शासनकाल कब से कब तक रहा? 1206 से 1290 तक। तो गुलाम वंश का संस्थापक कौन हुआ बताइए? कुतुबुद्दीन ऐबक। हाँ, देखिए, तो दिल्ली सल्तनत में 5 वंश आए। गुलाम वंश आए, खिलजी वंश आए, तुगलक वंश आए, सैयद वंश आए, लोधी वंश आए। कभी कभी एग्जाम में क्रम पूछ लिया जाता है, आपको सभी वंश का नाम रहेगा, उसके सामने में उसका शासन करने के लिए कार्यकाल रहेगा, आपको मैचिंग में दे सकता है। कभी कभी सभी का संस्थापक के बारे में रहेगा कि संस्थापक कौन है, उनके बाद फिर उसका मैचिंग करने के लिए देगा कौन सा संस्थापक कौन वंश का है, या फिर कभी उसका इज़ भी देगा, ठीक है। तो आपको सारा याद रखना है। सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि वंश कौन है। तो 5 वंश हुए, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। उनके बाद उसकी स्थापना किसने की थी? तो गुलाम वंश की कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। उनका कार्यकाल कब से कब तक था? 1206 से 1290 तक। ये 3 पॉइंट हम लोग के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हेलो, क्रम संख्या क्रम करके थोड़ा रिपीट कर दिए सर एक बार और। गुलाम वंश में आते हैं। गुलाम वंश, मामलुक वंश और इलबरी तुर्क या इलबरी वंश, इसे ही हम लोग कहते हैं। 3 नाम हो गया गुलाम वंश का। गुलाम वंश, मामलुक वंश, इलबरी वंश। 1206 से 1290 इसकी स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, ठीक है। इनको हम लोग गुलाम वंश क्यों कहते हैं? गुलाम वंश भी कहने का कुछ रीज़न होगा, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक गौरी के गुलाम थे, ठीक है। फिर कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम इल्तुतमिश थे। आवाज नहीं आ रही है सर, साफ साफ। तो हम लोग अभी गुलाम वंश के बारे में बात कर रहे हैं। गुलाम वंश का जो है 1206 से 1290 तक इसका शासनकाल रहा। हाँ, उनकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, ठीक है। हाँ, स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। हाँ, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, गुलाम वंश में हम लोग को असल में पढ़ना कुछ ही शासक के बारे में है, सभी के बारे में नहीं पढ़ना है। सभी से क्वेश्चन अभी तक नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, शमसुद्दीन इल्तुतमिश के बारे में पढ़ना है, रजिया सुल्तान के बारे में पढ़ना है, नसीरुद्दीन महमूद के बारे में पढ़ना है, गयासुद्दीन बलबन के बारे में पढ़ना है और कैमूर्स के बारे में पढ़ना है। तो अब हम लोग कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत की प्रथम राजधानी लाहौर में बनाई थी। कहाँ? दिल्ली सल्तनत की प्रथम राजधानी कहाँ हुआ? लाहौर में। लाहौर। कि दिल्ली सल्तनत का
पहला राजधानी कहाँ बना था? तो लाहौर बना था। किनके जरिए से बना था? कुतुबुद्दीन ऐबक के जरिए से। या फिर ये सवाल आ सकता है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? तो लाहौर को बनाया था। ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक को हम लोग कुरान खां, लाख बख्श, उसके बाद हतीम ताई भी कहते हैं, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक कुरान शरीफ बहुत ज़्यादा पढ़ते थे। लाख बख्श मतलब वो जो है ना, रुपया वगैरह बहुत ज़्यादा बांटते थे, एक दूसरे को देते थे, खर्चा बहुत करते थे। और हातिम ताई के बारे में आया है, मिनाज उस सूरज जो बुक है ना, उसमें दिया हुआ है हातिम ताई के बारे में। तो ये 3 नाम हो गया कुतुबुद्दीन ऐबक का। क्या क्या? कुरान खां, लाख बख्श और हातिम ताई। और कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु लाहौर में हुई थी 1210 ईस्वी में, चौगान खेलते समय। कब हुई थी कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु? 1210 में। 1210 ईस्वी में, लाहौर में। क्या खेलते समय? चौगान खेलते समय। घोड़े से गिर जाने के कारण हुई थी मृत्यु। हाँ, तो देखिए एक चीज़ बात यहाँ पर एक और समझने वाली बात है। 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया था? गुलाम उसकी स्थापना किया था, लेकिन 3-4 साल के अंदर ही उनकी मृत्यु हो गई। अगर उनका मृत्यु नहीं होता तो दिल्ली सल्तनत और भी बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ता, उस हिसाब से, उनके सोच से, क्योंकि वो चाहते थे पूरे भारत में राज करना चाहते थे, पूरे भारत में शासन फैलाना चाहते थे, समझे? यही सोच के तो वो वंश की स्थापना किए थे ना भारत में ना, नहीं तो उससे पहले भी तो हो सकता था। हाँ, तो उनको टाइम कम मिला क्योंकि उनकी मृत्यु हो गई। फिर भी उसने बहुत सारा काम किया है। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किया था। कहाँ? दिल्ली में किया था। उसके बाद कुतुब मीनार मस्जिद का निर्माण, कुतुब मीनार मस्जिद की शुरुआत बनाने के लिए शुरुआत किया था। कहाँ किया था? दिल्ली में। तो यहाँ 2 तरह का बात है। एक बात ये है कि कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण को पूरा कर लिया था, और कुतुब मीनार का निर्माण का जो कार्य था वो कार्य चल ही रहा था कि उनकी मृत्यु हो गई थी इसी बीच में। और 2.5 दिन का झोपड़ा, जिसे हम लोग 2.5 दिन का झोपड़ा भी कहते हैं, ये भी एक मस्जिद था जो अजमेर में बनाया था। ठीक है, तो ये सब उनका वास्तुकला हो गया। भारत की प्रथम मस्जिद कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद हुआ। ये कहाँ हुआ? दिल्ली में। अच्छा। हाँ, और कुतुब मीनार मस्जिद जो बना रहा था, बनाते बनाते तो कुतुबुद्दीन ऐबक साहब की मृत्यु हो गई थी, तो उनको पूरा किया था किसने? इल्तुतमिश ने। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में क्या रहा इम्पोर्टेंट? सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये रहा कि गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। कब की थी? 1206 में की थी। दिल्ली सल्तनत की प्रथम राजधानी कहाँ? लाहौर में। या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? लाहौर को बनाया था। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई थी? 1210 ईस्वी में। 1210 ईस्वी में। हाँ, कहाँ हुई थी? लाहौर में। तो चौगान खेलते समय। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक को हम लोग क्या कह सकते हैं? कुरान खां, लाख बख्श और हातिम ताई। ठीक है। हाँ, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किया था। कहाँ? दिल्ली में किया था। दिल्ली में। ये कर ही रहा था कि उनकी मृत्यु हो गई, तो इनको पूरा किसने किया? इल्तुतमिश ने किया था। और एक है 2.5 दिन का झोपड़ा या फिर 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद। ये कहाँ था? अजमेर में था। उसके बाद भारत की प्रथम मस्जिद कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद कहाँ थी? दिल्ली में। क्योंकि इससे पहले तो मंदिर ही बनते थे ना भारत में, क्योंकि मंदिर कला चला हुआ था भारत में। सभी शासक मुस्लिम नहीं होके नॉन मुस्लिम थे, आप लोग सभी जानते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं इल्तुतमिश के बारे में। उनके बाद आता है इम्पोर्टेंट जो है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को हम लोग वास्तविक संस्थापक कहते हैं। क्यों कहते हैं? लास्ट में बात करेंगे इनके बारे में। इल्तुतमिश अपने आप को सुल्तान की उपाधि दिए। ठीक है। उसके बाद इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का शासक बनने से पहले, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक के समय कहाँ का शासक था? कुछ याद है? बदायूं का गवर्नर था। जी बदायूं का। हाँ, इल्तुतमिश शासक बनने से पहले, मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक के समय बदायूं का गवर्नर था। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम भी कहते हैं, पता है ना?
और अभी हम लोग बात किए कुतुब मीनार मस्जिद का कार्य पूरा किया था। कुतुब मीनार मस्जिद का निर्माण को पूरा किया था किसने? इल्तुतमिश ने। और इल्तुतमिश ने चांदी का टंका और तांबे का जीतल सिक्का को चलाया था। और इल्तुतमिश ने इक्ता प्रणाली यानी कि लगान टैक्स जो है उसी को शुरुआत किया था। समझ गए यहाँ तक? इल्तुतमिश जो है अपने राजधानी दिल्ली को बनाई थी ना। हाँ, और इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी दिल्ली को बनाई थी। एक मिनट, इसीलिए इसको जो है ना सुल्तान की उपाधि मिली, राजधानी अपनी दिल्ली बनाने के कारण। वजह से भी तो मिली कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो था तो वो अपने आप को गुलाम ही मानता था, क्योंकि देखिए, आप ये बोल रहे थे कुतुबुद्दीन ऐबक अपने आप को सुल्तान नहीं मानता था। क्यों? क्योंकि वो गुलाम था। किनका? मोहम्मद गौरी का। समझ रहे हैं? इसीलिए वो अपने आप को सुल्तान नहीं मान रहा था, क्योंकि उनको गुलामी से आज़ादी नहीं मिल सका था। यही बोलना चाह रहे थे ना? जी सर। हाँ, और देखिए इल्तुतमिश अपने आप को सुल्तान माना, इनको सुल्तान की उपाधि दी गई। क्यों दी गई? क्योंकि इसने सबसे पहले दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था, दिल्ली सल्तनत का, ठीक है, और गुलाम वंश का। इसीलिए अपने आप को सुल्तान की उपाधि दी। और ये शासक बनने से पहले बदायूं का गवर्नर था। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम भी कहते हैं, क्योंकि गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन कोर्ट में दोनों बोल सकते हैं। रजिया सुल्तान सुल्तान बने थे सिर्फ ना। हिंदुस्तान के ही नहीं, इस्लाम के इतिहास में वो मतलब एक समझिए पहली महिला शासिका है। इससे पहले एक शिवा नाम की महिला का नाम आता है इस्लाम के इतिहास में, जो राजा बनी थी। उसके अलावा कोई नहीं बनी थी। उसके बाद सीधे रजिया सुल्तान। हाँ, रजिया सुल्तान भारत की है। उसके बाद इम्पोर्टेंट है रजिया बेगम या रजिया सुल्तान। इससे एक ही पॉइंट इम्पोर्टेंट है, भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका तो रजिया बेगम या रजिया सुल्तान। उनकी शादी किसके साथ हुई थी? अल्तुनिया के साथ हुई थी। इसकी हत्या हुई थी कैथल के पास। अब नसीरुद्दीन महमूद इल्बरी वंश का अंतिम शासक था, और नसीरुद्दीन महमूद टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था। नसीरुद्दीन महमूद कुरान की नकल करता था। नसीरुद्दीन महमूद ने बलबन को नायब ममालिक का पोस्ट दिया था। उसके बाद गयासुद्दीन बलबन ने अपने आप को दैवीय राजतत्व के सिद्धांत की शुरुआत करने वाला बताया। उसके बाद गयासुद्दीन बलबन ने अपने आप को जिल्ले इलाही ईश्वर का प्रतिबिंब कहा। गयासुद्दीन बलबन ने सिजदा, पैबोस त्यौहार, नौरोज़ त्यौहार की शुरुआत की। गयासुद्दीन बलबन ने रक्त एवं लौह की नीति की शुरुआत की। गयासुद्दीन बलबन ने तुर्कान चहलगानी का दमन किया। तुर्कान चहलगानी में अमीरों के 40 सदस्य थे। वो लोग अपने से जब मन किसी को राजा बनाते थे, किसी को भी राजा की गद्दी से हटाते थे। इसके बारे में हम लोग बात किए। गयासुद्दीन बलबन ने दीवान अर्ज सैन्य विभाजन की शुरुआत किया। एक राजा अपने आप में सैन्य विभाग को शुरुआत किया, वो अपना पर्सनल सैन्य शासक रखने लगे। उसके बाद दीवान ममालिक गुप्तचर की शुरुआत किया। यहाँ तक समझ गए गुलाम वंश के बारे में सारा? बताइए, कुछ जानकारी लेना है? और इतना इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। बलबन के दरबार में फारसी के कवि अमीर खुसरो और अमीर हसन भी रहते थे। हाँ, अमीर खुसरो और अमीर हसन भी रहते थे। अमीर खुसरो को तोते हिंद भी कहते हैं। उसने बहुत सारे दिल्ली सल्तनत के राजाओं का शासन भी देखा था। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन हम लोग इसके बाद अगर उनको पढ़ते तो ज़्यादा बेहतर होता। अमीर खुसरो का मूल नाम हसन भी था, मोहम्मद हसन। इसको तोते हिंद कहते हैं, भारत का तोता भी कहा जाता है। सितार और तबले का आविष्कार किया था अमीर खुसरो ने, पता है ना? सरोद और सितार का, तबला नहीं। हाँ, तो कहीं कहीं उसको तबला भी हम लोग अपनी भाषा में बोल सकते हैं शायद, उस टाइम के हिसाब से। सरोद बोले लूसेंट में तबला भी दिया हुआ है। हाँ, लूसेंट में सितार और तबला दोनों दिया हुआ है। एक और बुक में सरोद और सितार दिया हुआ है। हाँ, सितार तो एक है और एक तबला भी दिया हुआ है, दोनों। तो इसको भी दोनों को माइंड में थोड़ा रखना है। और ये गयासुद्दीन बलबन जातीय श्रेष्ठता में विश्वास रखता था वो।
वो कहता था कि जब भी मैं किसी निम्न कुल के व्यक्ति को देखता हूँ तो मेरे शरीर के खून में क्रोध उत्पन्न होता है। हाँ, तो इसीलिए उसने रक्त एवं लौह की नीति को अपनाया था। सबसे कठोर शासक इसे हम लोग कह सकते हैं। ऐसा बहुत सारा पॉइंट है। और इसने मंगोल के आक्रमण से दिल्ली को बचाया था, मंगोलों के आक्रमण से।